ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम इस चैप्टर के एक डिफरेंट सेक्शन में जा रहे हैं। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसका नाम है डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर जैसे कि क्या एग्जांपल्स होंगे डाइलेक्ट्रिक के? एयर, तो इंसुलेटर को ही डाइलेक्ट्रिक बोला जा रहा है। ग्लास, प्लास्टिक, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। सबसे पहले हम देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इस टर्म का क्या मीनिंग होता है। तो अगर हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक है या इंसुलेटर है, तो हम ऐसा पहले देख चुके हैं कि उनमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर में नो फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर हमारे पास कंडक्टर है, कंडक्टर, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर में यही सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस होता है, जो हम इलेक्ट्रोस्टैट्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में भी देख चुके हैं। डाइलेक्ट्रिक में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते और कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जरा आप ये सिचुएशन कंसिडर करें, एक ऑब्जेक्ट है, उससे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और उसके अराउंड वैक्यूम है, वैक्यूम वैक्यूम। तब क्या होगा? इस ऑब्जेक्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे यहां पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के होने का क्या मतलब है? यहां पे कोई चार्ज रखा जाएगा तो उस पर फोर्स लगेगा। लेकिन अभी यहाँ पे वैक्यूम है, वैक्यूम तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर कोई चार्ज रखेंगे तो उसे फोर्स लगेगा, लेकिन हमने रखा नहीं है, इसलिए फोर्स लग नहीं रहा है। अब जरा आप ऐसा सोचें कि वही ऑब्जेक्ट है मेरे पास, वो चार्ज है और सराउंडिंग में डाइलेक्ट्रिक है, मतलब ये पूरे आसपास इसके डाइलेक्ट्रिक है। तो कोई भी इंसुलेटर है, तो जैसे कि हवा मान लिया हमने, हवा, तो यहाँ हवा है, हवा चारों तरफ। तो आप सोचें कि यहाँ पे जो हवा के मॉलिक्यूल्स होंगे, क्या उन पे कोई फोर्स लग रहा होगा? क्या हवा के मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पे हैं उन पे कोई फोर्स लग रहा है? तो आप देखें, सपोज करो मैंने एक एटम ले लिया एयर का, एक एटम, तो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होगा और ये निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन। अब देखें, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, उस पर रिपल्शन फोर्स लग रहा होगा ऐसे, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पर रिपल्शन लगेगा, और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ऐसा कुछ। तो फोर्स लग रहा है, एयर के मॉलिक्यूल पे या एटम पे फोर्स लग रहा है इसके कारण। और इस फोर्स के कारण हो क्या रहा है? आप देखें, ये जो फोर्स है वो न्यूक्लियस को इधर ले आना चाह रहा है, और ये जो फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन को इधर ले आना चाह रहा है। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये दोनों फोर्स मिलके एटम को तोड़ना चाह रहे हैं, एटम को तोड़ना चाह रहे हैं। ये फोर्स प्रोटॉन को इधर ले आना चाह रहा है और ये फोर्स इलेक्ट्रॉन को इधर, तो दोनों मिलकर एटम को तोड़ना चाह रहे हैं। बट एटम को तोड़ना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए एटम नहीं टूटेगा। लेकिन आप सपोज करो इस पे जो चार्ज है क्यू, उसको अगर बढ़ाया जाए तो क्या होगा? उसको बढ़ाने पे ये दोनों फोर्स भी बढ़ेंगे, ये दोनों फोर्स भी बढ़ेंगे। सो एटम को तोड़ने की ज्यादा कोशिश की जाएगी, और अगर ये क्यू बहुत ज्यादा हुआ तो ये फोर्स इतने ज्यादा हो जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो एयर है वो आयोनाइज हो गई है, आयोनाइज हो गई है। और इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गया है, बाहर निकल गया है एटम से, तो हम बोल सकते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो गया है, फ्री हो गया। तो क्या इस एयर को हम अभी भी डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे? नहीं, हम बोलेंगे कि एयर आयोनाइज हो गया है और वो कंडक्टर बन गया है। क्योंकि इंसुलेटर और कंडक्टर में वही तो डिफरेंस होता है, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो गया है, हम बोलेंगे कि एयर आयोनाइज हो गई है और कंडक्टर बन गई है। फाइनली हम ऐसा बोल सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर विच एन इंसुलेटर गेट्स आयोनाइज्ड एंड बिकम्स कंडक्टर। कहने का मतलब है कि हमने देखा यहाँ पे चार्ज है, इस चार्ज को जब हम बहुत बढ़ाते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत बढ़ती है, जिसके कारण ये पूरा प्रोसेस हो जाता है आयोनाइजेशन का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वैल्यू जिस पे आयोनाइजेशन हो जाए और डाइलेक्ट्रिक जो है वो अब कंडक्टर बन जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की उस वैल्यू को हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देखें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को और समझने के लिए। एक स्फीयर है, उस पर कुछ इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? कुछ ऐसी होंगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आप मुझे बताएं कि अगर यहां सराउंडिंग में एयर है, सराउंडिंग में एयर है, तो ये एयर आयोनाइज हो सकता है जैसे कि हमने अभी देखा। तो कहां का एयर आयोनाइज होने के चांस सबसे ज्यादा है? कहां के एयर के आयोनाइज होने के सबसे ज्यादा चांस है? व्हाट डू यू थिंक? द आंसर इज यहाँ के, यहाँ के, यहाँ पे जो एयर होगा बिल्कुल पास में, उसके आयोनाइज होने के सबसे ज्यादा चांस है। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा है, तो एटम को तोड़ने की कोशिश भी सबसे ज्यादा होगी।
तो यहां पे आयोनाइजेशन होने का सबसे ज्यादा चांस है। अब एक क्वेश्चन करें, दिया हुआ है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज दिस, एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपको दिया हुआ है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ज्यादा हुई तो एयर कंडक्टर बन जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कम हुई तो एयर कंडक्टर नहीं बनेगा। अब सिचुएशन ये है कि Q जो है इस पे चार्ज वो दिया हुआ है, केस में 100 कूलम माइक्रोकूलम और दूसरे केस में 1000 माइक्रोकूलम। तो हमें बताना है किस केस में आयोनाइजेशन हो, इन विच केस आयोनाइजेशन हैपेंस। तो अब देखें आप क्या करेंगे इसमें। तो अगर Q इतना है तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, KQ अपॉन R स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 जो K की वैल्यू होगी। Q इज 100 इंटू 10 टू द पावर -6, ये Q हो गया डिवाइड बाय R स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर। ये सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 5, 9 इंटू 10 टू द पावर 5। इस केस में जब Q की वैल्यू इतनी है 10 टाइम्स ज्यादा, तब जब आप निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी फॉर्मूले से निकलेगा। लेकिन Q जो है वो 10 टाइम्स ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी 9 इंटू 10 टू द पावर 6, इतना कुछ। अब देखिए इस केस में, पहले वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है यहाँ पे वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से कम है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से कम है, लेस देन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है यहाँ पे वो आप देखें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा है, ग्रेटर देन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्लियरली इस केस में आयोनाइजेशन हो जाएगा, इस केस में आयोनाइजेशन हो जाएगा, और जो एयर है वो कंडक्टर बन जाएगा, कंडक्टर। जबकि इस केस में आयोनाइजेशन नहीं होगा, एयर जो है वो कंडक्टर नहीं बनेगा। सिंपल सी बात। बारिश के दिनों में जो लाइटनिंग दिखती है वेरी इंटरेस्टिंगली उसमें इस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का ही रोल होता है। कैसे होता है आप जरा देखें, क्लाउड्स जो होते हैं बारिश के टाइम पे वो टकराते हैं, ये दोनों टकराते हैं आपस से क्लाउड्स, और वो जब टकराते हैं तो उनके बीच में रबिंग होती है, रबिंग, वो घिसते हैं आपस में, घिसते हैं, घिसने से उस पर चार्ज आ जाता है उनपे। जैसे सपोज करें आप इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया इस क्लाउड पे, पॉजिटिव चार्ज, और नीचे तो ग्राउंड होगा। अब क्या होता है कि ग्राउंड कंडक्टर होता है, लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो ग्राउंड तक फ्लो नहीं कर सकता, वो ग्राउंड तक फ्लो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बीच में एयर होती है जो कि इंसुलेटर होती है। लेकिन अगर ये चार्ज बहुत ज्यादा हो जाए, ये चार्ज बहुत ज्यादा हो जाए तो इसके कारण यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हो गई तो क्या होगा? ध्यान दें, अगर ये चार्ज बहुत ज्यादा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा बनेगी, और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाए तो बीच का जो एयर है वो आयोनाइज हो जाएगा और कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, और उस सिचुएशन में यहां से यहां तक चार्ज का फ्लो हो सकता है, क्योंकि बीच में अब एयर है जो कि इंसुलेटर नहीं रहा, वो अब कंडक्टर बन गया है। तो कंडक्टर बन गया है तो यहां से चार्ज का फ्लो हो सकता है। वही हो रहा है यहाँ पे, वही हो रहा है। यही जब चार्ज का फ्लो में होता है तो हमें ऐसे लाइटनिंग दिखाई देती है, लाइटनिंग। तो वेरी इंटरेस्टिंगली हमने एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखा जो हमने पढ़ा उसका। ये जो फ्लो ऑफ चार्ज हुआ है यहाँ पे उसको कई बार कोरोना डिस्चार्ज ही बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना चार्ज को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, कोरोना डिस्चार्ज इज फ्लो ऑफ चार्ज, कोरोना डिस्चार्ज इज फ्लो ऑफ चार्ज, जो यहाँ पे चार्ज का फ्लो है ड्यू टू आयनाइजेशन ऑफ इंसुलेटर। और कारण क्या है? ड्यू टू आयनाइजेशन ऑफ इंसुलेटर। तो यहाँ पे इंसुलेटर जो है एयर वो आयनाइज हो गया था, जिसके कारण चार्ज का फ्लो हुआ। इस चार्ज के फ्लो को हम कोरोना डिस्चार्ज बोल रहे हैं। पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। देखिए ये सिंपल सी बात है और थोड़ा केमिस्ट्री है। जैसे कुछ सब्सटेंस पोलर होता है और कुछ सब्सटेंस नॉन पोलर होते हैं। जैसे कि अगर हम HCl की बात करें, HCl का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें निगेटिव चार्ज क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड होता है और हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आई विल से कि HCl का जो मॉलिक्यूल है वो पोलर है, पोलर है, और इसका डाइपोल मोमेंट है इधर की तरफ, डाइपोल मोमेंट निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। वैसे अगर H2O है, H2, तो उसका स्ट्रक्चर हम कुछ ऐसे बना सकते हैं, इस पे -2 डेल्टा चार्ज होगा, इस पे प्लस डेल्टा, इस पे प्लस डेल्टा। ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कंसेंट्रेटेड है अलग अलग जगह पे, और इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो भी निगेटिव से पॉजिटिव है, कुछ ऐसे होगा। वैसे सपोज करो हम क्लोरीन गैस लेते हैं, क्लोरीन, तो क्लोरीन गैस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, दोनों एटम इसमें सेम ही है, तो इसमें कोई पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का सेंटर नहीं होगा, इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। वैसे सपोज करो आप H2 लेते हो तो उसमें भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन होंगे, ये भी कैसा होगा? नॉन पोलर।
तो ये ऐसे जो सब्सटेंसेस हैं इनको पोलर सब्सटेंसेस बोलते हैं, और ऐसे जो सब्सटेंसेस हैं इनको नॉन पोलर बोलते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग और आपको पहले से पता ही है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे एक कैपेसिटर है और उसके अंदर ये ब्लू डाइलेक्ट्रिक है, तो अगर ये HCl है या फिर H2O है और भी कोई मॉलिक्यूल हो सकता है और भी कोई सब्सटेंस हो सकता है, तो हम बोलेंगे ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है। और अगर इसके अंदर जो सब्सटेंस है वो क्लोरीन या हाइड्रोजन है, तो हम बोलेंगे ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ओके, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, दिस इज इंटरेस्टिंग और ये थ्योरेटिकल पार्ट है पूरा, ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हम पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में देखेंगे, उसके बाद नॉन पोलर के बारे में, अभी पोलर के बारे में। तो ये मेरे पास एक पोलर डाइलेक्ट्रिक है, तो ये उसके मॉलिक्यूल्स है। अब देखें उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर है, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर है कुछ इस तरीके से, लेकिन रैंडमली ओरिएंटेड डाइपोल्स। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका डाइपोल मूवमेंट होगा, जैसे कि हमने पहले बात की है, लेकिन ये सब रैंडमली ओरिएंटेड है, रैंडमली ओरिएंटेड है। ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, सब रैंडमली ओरिएंटेड है। तो नॉर्मली कोई हम पोलर डाइलेक्ट्रिक लेंगे तो उसके अंदर इस तरह से मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका रैंडम ओरिएंटेशन होगा अलग अलग डायरेक्शन में। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक है पोलर, उसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, उसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जा रहा है। क्या लगता है आपको ये जो डाइपोल्स हैं इनके साथ क्या होगा? देखें, अगर यहां देखें कि अगर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रख दिया जाए, डाइपोल को, तो इसके पॉजिटिव चार्ज पे, पॉजिटिव वाले पार्ट पे इधर फोर्स लगेगा ऐसे, और ये निगेटिव वाले पार्ट पे इधर फोर्स लगेगा, जिसके कारण ये रोटेट होगा, जिसके कारण ये रोटेट होगा और इस तरीके से हो जाएगा। बेसिकली हम बोल सकते हैं डाइपोल अलाइंस अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो डाइपोल रखा हुआ था वो अलाइन हो गया है, वो अलाइन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग, जैसा कि आप देख सकते हैं। वैसा ही कुछ यहां पे भी होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे डाइपोल्स हैं और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, तो क्या होगा यहाँ पे? सोचो जरा, ऐसा कुछ। ये सारे डाइपोल्स जो हैं वो अलाइन हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग। आप ध्यान से देखें, सब इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग अलाइन हो गए, सब इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग अलाइन हो गए। पहले पहले जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो नेट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू जीरो, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो था, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट था, दूसरे का भी था, तीसरे का भी था, वैसे सबका था, क्योंकि सब रैंडम डायरेक्शन में थे, तो सबका वेक्टर सम क्या हो जाएगा? जीरो। इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट पहले जीरो था। लेकिन अब जो है सबके सब सेम डायरेक्शन में लाइंड है, सबके सब सेम डायरेक्शन में लाइंड है, तो उनका डाइपोल मोमेंट जो है वो ऐड होगा। नेट डाइपोल मोमेंट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। द पॉइंट इज कि एक पोलर डाइलेक्ट्रिक में नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, क्योंकि सब रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं डाइपोल्स। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो सबके सब अलाइन हो जाते हैं और उनका नेट डाइपोल मोमेंट अब जीरो नहीं रहता है। ये जो फंडा है, ये जो चीज हुई है यहाँ पे, इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई और उसके कारण सारे डाइपोल्स क्या हो गए? अलाइंड हो गए, जिसके कारण नेट डाइपोल मोमेंट अब जीरो नहीं है। दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ये जो सिचुएशन है, आप जरा ध्यान से देखें, इसको हम इफेक्टिवली ऐसा बना सकते हैं, इस तरीके से। कैसे? देखो, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ये बहुत पास पास है, तो इफेक्टिवली ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये पॉजिटिव नेगेटिव भी बहुत पास पास है, इफेक्टिवली एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये पॉजिटिव नेगेटिव भी बहुत पास पास है, एक दूसरे को इफेक्टिवली कैंसिल कर लेंगे। लेकिन जो एज पे नेगेटिव चार्ज है, एज पे जो नेगेटिव चार्ज एज पे है वो कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि उसकी इधर कुछ भी नहीं है, तो ये नेगेटिव चार्ज कैंसिल नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाया एज पे। वैसे इस एज पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी कैंसिल नहीं होगा, तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाया। लेकिन बीच में जो चार्जेस हैं वो अगल बगल वाले चार्जेस के कारण क्या हो रहे हैं? कैंसिल। तो इस सिचुएशन को हम इफेक्टिवली ऐसे सोच सकते हैं कि इस एज पे नेगेटिव चार्ज है और इस एज पे पॉजिटिव चार्ज है, अब बीच में नेट कोई चार्ज नहीं है। तो ये जो एज पे चार्ज मैंने बनाया है दोनों साइड, इनको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज, इनको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। ओके, तो अब हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे। अभी तक हमने पोलर की बात की, अब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की। तो मेरे पास एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आप देखें। ये थोड़ा डिफरेंट है सिनेरियो, इसमें कोई भी डाइपोल्स नहीं होंगे, नो डाइपोल्स। ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं कि नॉन पोलर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पे पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स नहीं होते, तो कुछ ऐसा सिस्टम होगा हमारे पास, कोई भी डाइपोल होंगे ही नहीं। इसको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, पहले हमने पोलर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, अब अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो व्हाट डू यू थिंक क्या होगा? यहां देखें आप, तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर एक ही जगह पे, हम ऐसा सोच सकते हैं, जिसके कारण ये पोलर नहीं है,
क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एग्जैक्टली एक ही जगह पे है, तो नेट कोई चार्ज नहीं है, नॉन पोलर है। लेकिन हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखी है, तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण इस पॉजिटिव सेंटर पे इधर फोर्स लगेगा और ये जो नेगेटिव सेंटर है उस पर इधर फोर्स लगेगा। तो ये नेगेटिव सेंटर थोड़ा सा इधर चला जाएगा और ये जो पॉजिटिव सेंटर है वो थोड़ा सा इधर चल जाएगा। हमारे पास ये सिचुएशन होगी। अब पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर अलग हो गए, तब ये पोलर हो गया, पोलर पोलर। तो हम बोल सकते हैं डाइपोल क्रिएटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले इसमें डाइपोल मोमेंट नहीं था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पॉजिटिव नेगेटिव अलग हो गए, तो हम बोल सकते हैं कि डाइपोल हैज बीन क्रिएटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो डाइपोल क्रिएट हो जाता है। तो आपको लगता है कि यहां पे क्या होना चाहिए, व्हाट शुड हैपन, प्लीज थिंक। यहां पे कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाएगा, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे कि सारे मॉलिक्यूल्स जो है, सारे मॉलिक्यूल्स डाइपोल्स बन जाएंगे, डाइपोल्स बन जाएंगे। जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये डाइपोल बन गया, पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर। ये जो मॉलिक्यूल है ये भी डाइपोल बन गया, पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर। वैसे सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो डाइपोल बन जाएंगे। तो डाइपोल्स क्रिएट हो गए। पहले जो था नेट डाइपोल जीरो था, क्योंकि डाइपोल था ही नहीं, तो नेट डाइपोल तो क्या था, जीरो। लेकिन अब डाइपोल्स हैं, तो नेट डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो नहीं है यहाँ पे। ये जो फंडा हुआ है इसको हम पोलराइजेशन बोलते हैं, पोलराइजेशन। पहले नेट डाइपोल मोमेंट जीरो था, अब नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इस सिचुएशन को इफेक्टिवली हम कुछ ऐसे बना सकते हैं, ऐसे। तो वही जो हमने लास्ट केस में किया था, पोलर वाले केस में, ये पॉजिटिव नेगेटिव पास पास में इफेक्टिवली कैंसिल, ये पॉजिटिव नेगेटिव पास पास में इफेक्टिवली कैंसिल। लेकिन ये सारे जो नेगेटिव चार्ज है ये कैंसिल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। इस एच मैंने नेगेटिव चार्ज बना दिया है। वैसे इस एंड पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैंसिल नहीं होंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। बीच में नेट चार्ज क्या है, इफेक्टिवली जीरो, क्योंकि कैंसिल हो रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव बीच में। तो इस सिचुएशन को हम इफेक्टिवली ऐसे बना सकते हैं। और ये जो एजेस पे हमने चार्ज बनाया उसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज। तो ये समरी है पोलर डाइलेक्ट्रिक का और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का। ध्यान से देखें, दोनों हम पढ़ चुके हैं। यहां पे जो डाइपोल्स थे वो रैंडमली ओरिएंटेड है, रैंडमली, फिर वो अलाइन हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से, और फिर हमने इफेक्टिवली सिस्टम को ऐसे बना लिया। यहां पे लेकिन थोड़ी अलग सिचुएशन थी। यहां पे जो डाइपोल मोमेंट्स थे ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद वो क्रिएट हुए, क्रिएट, और फिर हमने इसको इफेक्टिवली ऐसे बनाया। तो प्लीज नोट करें आप, इसमें जो डाइपोल्स हैं वो अलाइन हुए हैं, पहले से थे लेकिन वो क्या हुए हैं, अलाइंड। डाइपोल्स हैव बीन अलाइंड। इसमें डाइपोल्स थे ही नहीं, उनको क्या किया गया, क्रिएट। तो एक बेसिक डिफरेंस है दोनों में। पोलर में डाइपोल थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे वो अलाइन हुए। नॉन पोलर में डाइपोल्स थे ही नहीं, वो क्रिएट हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे, क्रिएट हुए। लेकिन जो नेट इफेक्ट है दोनों ही केसेस में जो नेट इफेक्ट है, नेट इफेक्ट आप देखें, वो तो यही है कि दोनों एंड पे इंड्यूस चार्ज है हमारे पास, इंड्यूस चार्ज है। तब ध्यान दें, दोनों में अलग फिजिक्स चल रही है। इसमें डाइपोल्स अलाइंड हुए हैं और इसमें डाइपोल्स क्रिएट हुए। बट ओवरऑल एट द एंड दोनों में हम सेम सिचुएशन बना सकते हैं। नेट इफेक्ट दोनों में यही है कि इंड्यूस चार्ज आ जाता है, इंड्यूस चार्ज, दोनों पे इंड्यूस चार्ज। अब यहां पे एक हम टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन एक टर्म डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली, उसका सिंबल पी। दैट इज डिफाइंड एज, ध्यान से देखें, टोटल डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक। दोनों केसेस के लिए डिफाइन किया जाता है, दोनों केसेस के लिए। तो पोलराइजेशन इज टोटल डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक। मतलब इस सिस्टम में जो टोटल डाइलेक्ट्रिक मोमेंट होगा, सॉरी, इस सिस्टम में जो टोटल डाइपोल मोमेंट होगा, टोटल डाइपोल मोमेंट सबका ऐड करने पे वो टोटल डाइपोल मोमेंट यहां लिखा जाएगा, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। तो अब समझ रहे हैं इसका मतलब कि अगर यहां पे अलाइनमेंट ज्यादा हुआ, ज्यादा अलाइनमेंट हुआ, तो ज्यादा नेट डाइपोल मोमेंट होगा। ज्यादा नेट डाइपोल मोमेंट होगा तो पोलराइजेशन भी क्या होगा, ज्यादा। वैसे यहां पे एक और इक्वेशन लिख सकते हैं, पोलराइजेशन इक्वल्स टू एक्स इंटू ई। ये जो है ये कांस्टेंट है, इसकी बात हम थोड़ी देर बात करेंगे। बट इस इक्वेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ई ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, सही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो अलाइनमेंट ज्यादा होगा, अलाइनमेंट ज्यादा होगा तो टोटल डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, तो पोलराइजेशन भी ज्यादा हो गया। वैसे आप यहां पे भी देख सकते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी तो जो डाइपोल्स क्रिएट हो रहे हैं वो ज्यादा क्रिएट होंगे, और वो ज्यादा क्रिएट होंगे तो टोटल डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, तो पोलराइजेशन भी ज्यादा होगा। दैट इज व्हाट दिस इक्वेशन इज टेलिंग अस, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर, पोलराइजेशन इज आल्सो मोर। ये जो टर्म था यहां पे उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। थोड़ा अजीब सा नाम है बट ऐसा ही है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, दिस इज अ कांस्टेंट। ये जो होता है कांस्टेंट, ये डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक।
मतलब ये अगर अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है डाइलेक्ट्रिक, अलग अलग मटेरियल का, तो ये एक्स क्या होगा, ये भी अलग होगा। एक और चीज देखें आप, जैसे कि सपोज करो एक इनफाइनाइट शीट है, जैसे इनफाइनाइट शीट, उसी का इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरीके से, एक लाइन मैंने बनाई है बाकी बनाई नहीं है। अब यहां पे हमने एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया, मतलब इंसुलेटर रख दिया, और एक कंडक्टर भी रखा है, कंडक्टर, एक इंसुलेटर यानी डाइलेक्ट्रिक और एक कंडक्टर। क्या होगा यहाँ पे, इसके साथ क्या होगा ये तो हमने अभी भी पढ़ा है, इस पे यहाँ पे इंड्यूस चार्ज आ जाएंगे। कैसे आ जाते हैं वो हम बात कर चुके हैं, बट फाइनल रिजल्ट ये होता है कि इस पे इंड्यूस चार्ज आ जाते हैं। और क्यों आ जाते हैं, तो इंड्यूस चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ बाउंड चार्ज। इसके अंदर जो बाउंड चार्ज थे, बाउंड ही थे क्योंकि ये तो इंसुलेटर है, तो फ्री तो थे नहीं वो चार्ज मूव करने के लिए, तो वो जो बाउंड चार्ज थे उनका पोलराइजेशन हुआ, जिसके कारण यहाँ पे इंड्यूस चार्ज आया, जैसा कि हमने कुछ देर पहले देखा। तो ये डाइलेक्ट्रिक की कहानी हो गई। कंडक्टर में क्या हुआ, ये तो हम बहुत पहले देख चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में। इसमें भी इंड्यूस चार्ज आ जाते हैं, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। इसमें लेकिन क्यों आते हैं ये इंड्यूस चार्जेस, इंड्यूस चार्ज ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसे हम पहले देख चुके हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज इनफाइनाइट शीट है वो इलेक्ट्रॉन्स को, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को इधर अट्रैक्ट कर लेती है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्लो के इधर चले जाते हैं, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो पॉइंट टू बी नोटिस इज कि डाइलेक्ट्रिक को रखने पे भी इंड्यूस चार्ज आता है और कंडक्टर को रखने पे भी इंड्यूस चार्ज आता है, लेकिन दोनों जगह पे जो फिजिक्स चल रही है, जो फिनोमेना है वो अलग है। कंडक्टर के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ है, फ्लो हुआ है, फ्लो। लेकिन डाइलेक्ट्रिक केस में कोई भी चार्ज का फ्लो नहीं हुआ है, उसमें पोलराइजेशन हुआ है। वो क्या है इफेक्टिवली वो हमने थोड़ी देर पहले देखा है। तो एंड पॉइंट इज कि डाइलेक्ट्रिक रखने पे भी इंड्यूस चार्ज आते हैं, कंडक्टर रखने पे भी इंड्यूस चार्ज आते हैं, हालांकि दोनों के पीछे की फिजिक्स अलग है। एक और छोटी सी बात है यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक के केस में ये जो इंड्यूस चार्ज होता है, वो लेस होता है, लेस इंड्यूस चार्ज। और कंडक्टर के केस में लार्ज इंड्यूस चार्ज, कंडक्टर के केस में ये जो इंड्यूस चार्ज आता है ये बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू डाइलेक्ट्रिक। ओके, नाउ कम्स द मेन थिंग, दैट इज डाइलेक्ट्रिक इनसाइड कैपेसिटर। अब हम ये पढ़ेंगे कि अगर कोई कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक रख दिया गया है उसके बीच में तो क्या होगा। यही एक्चुअली पढ़ना हमारा एम है। चैप्टर तो हम पढ़ रहे हैं कैपेसिटर, फिर भी हम बहुत देर से डाइलेक्ट्रिक की बात क्यों कर रहे थे, क्योंकि हम यही समझना चाहते थे कि कैपेसिटर के अंदर जब डाइलेक्ट्रिक रखा जाए तो क्या होता है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो होता है, बट आप समझ जाएंगे, आई फील सो। तो देखिए जरा, तो सपोज करो हमारे पास ये कैपेसिटर है, उस पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ निगेटिव चार्ज, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है। वैसा ही कुछ यहाँ पे भी हो रहा है। अब आप सोचें कि ये जो कैपेसिटर है उसके अंदर हमने ग्रीन रंग का ये एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया, तो अब क्या होगा। तो सबसे पहले तो इस पे इंड्यूस चार्ज आएगा, क्योंकि इस कैपेसिटर के कारण, चार्ज के कारण, जो कैपेसिटर पे है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पे इंड्यूस चार्ज आएगा, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं पोलराइजेशन के कारण एक्चुअली में। तो यहाँ पे इंड्यूस चार्ज आएगा, यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। दूसरी छोटी सी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि अगर कैपेसिटर पे चार्ज क्यू था तो इस पे जो इंड्यूस चार्ज है उसको मैं स्मॉल क्यू लिख रहा हूं। ये जो इंड्यूस चार्ज होता है, उसका मैग्नीट्यूड इससे कम होता है, क्यू स्मॉलर देन क्यू। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि डाइलेक्ट्रिक में ये जो इंड्यूस चार्ज होता है ये कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो कैपेसिटर पे जो चार्ज है उससे कम होता है। अब आप मुझे ये बताएं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी। जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी थी, अब डाइलेक्ट्रिक के होने से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सोचें आप, तो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, कुछ ऐसे। अब ध्यान दें यहां पे क्या हो रहा है कि जैसे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकल रहे थे, वैसे यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। लेकिन कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है जो जाती है और इस निगेटिव प्लेट पे टर्मिनेट होती है, निगेटिव प्लेट पे। लेकिन कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे ये यहां से निकली और ये डाइलेक्ट्रिक पे आके टर्मिनेट हो गई। ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका फंडा सिंपल सा ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती हैं और निगेटिव टर्मिनेट होती है। तो पॉजिटिव से निकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब यहां पे भी तो कुछ निगेटिव चार्ज है ना, तो ये जो निगेटिव चार्ज है उस पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो गई। हालांकि सारी टर्मिनेट नहीं हो पाएंगी इस पे। सारी टर्मिनेट क्यों नहीं हो पाएंगी, बिकॉज क्यू इज स्मॉलर देन क्यू। इसमें एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, जैसे मैं आपको थोड़ा रिकॉल करा दूं कि अगर से 5 कूलम का चार्ज है और उससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं ऐसे, समथिंग लाइक दिस। कितनी निकली, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सपोज करें इससे 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो
प्लस 2.5 चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी? ये आधा चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो आधी निकलेंगी, यानी 4 निकलेंगी, 4। और वैसे हमारे पास माइनस 2.5 कूलम का चार्ज हो तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट होगी कितनी? 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल टर्मिनेट। तो वैसा ही कुछ यहां पर भी हो रहा है, यहां पे ज्यादा चार्ज है तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, लेकिन यहां पे कम चार्ज है इंड्यूस्ड तो यहां पे कम फील्ड लाइंस ही टर्मिनेट हो पा रही है। बाकी जो फील्ड लाइंस है वो आगे चली जा रही है और यहां आके टर्मिनेट हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहां देखें कि यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है उससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, जैसे ये और ये निकल के इस नेगेटिव प्लेट पे टर्मिनेट हो जा रही है। जितनी फील्ड लाइंस यहां टर्मिनेट हुई थी, जितनी फील्ड लाइंस यहां टर्मिनेट हुई थी, उतनी फील्ड लाइंस यहां से निकलेंगी। क्यों? क्योंकि जितना नेगेटिव इंड्यूस चार्ज यहां पे होगा उतना ही पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज यहां पे होगा। तो जितनी फील्ड लाइंस यहां पे टर्मिनेट होंगी, 2 टर्मिनेट हुई हैं तो 2 ही यहां से निकलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी। ये भी देखें आप कि अंदर वाले रीजन में, अंदर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है तो इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कम होगी, कम, क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है। और बाहर वाला जो रीजन है, बाहर वाला डाइलेक्ट्रिक के बाहर, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले जितनी ही है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट रही है। इसका मतलब ये हुआ कि डाइलेक्ट्रिक रखने पे डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी और डाइलेक्ट्रिक के बाहर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही रहेगी जैसा पहले था। इसको हम लिख लेते हैं थोड़ा। When डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड इन अ कैपेसिटर, जब डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर रखा गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड डाइलेक्ट्रिक रिमेन सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जो है वो सेम रह रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक डिक्रीजेस, डाइलेक्ट्रिक के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो गई है, पहले से कम हो गई। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जैसे सपोज करें कि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो वैल्यू है उसकी, उसको मैं EI बोल रहा हूं, और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू को मैं EO बोल रहा हूं। EO स्टैंड्स फॉर आउटसाइड, I स्टैंड्स फॉर इनसाइड। यहां पे एक हम नया टर्म डिफाइन करते हैं K, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उसका नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड दैट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड डाइलेक्ट्रिक डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। ऐसे डिफाइन करते हैं इसको। बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिवाइड बाय जो अंदर है यहां पे। और ये जो K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है। क्यों? वो तो आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज्यादा होगी और जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम होगी। तो K विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस K को डीपली समझने के लिए क्या इसका फिजिकल मीनिंग है, जैसे आप देखें, सपोज कर लें कि K की वैल्यू 2 है। K की वैल्यू अगर 2 है तो इसका क्या मतलब होगा कि 2 विल बी इक्वल टू E आउटसाइड अपॉन E इनसाइड। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास E इनसाइड विल बी E नॉट बाई 2, E आउट बाई 2। इसका मतलब अगर K की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 2 टाइम्स कम होगी बाहर से। अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 2 टाइम्स कम होगी बाहर से। वैसे अगर K की वैल्यू 3 है तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि 3 इक्वल्स टू E आउटसाइड डिवाइड बाई E इनसाइड। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा E इनसाइड इक्वल्स टू E आउटसाइड बाई 3। तो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 3 टाइम्स कम होगी बाहर से। तो वैसे अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 होगा तो इसका क्या मतलब होगा कि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 10 टाइम्स कम होगी बाहर से। मतलब E इनसाइड विल बी इक्वल्स टू E आउटसाइड डिवाइड बाई 10। सो दैट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, तो ये एग्जांपल देखें आप, ये कैपेसिटर है जिसपे चार्ज प्लस Q और माइनस Q है। इसमें एक डाइलेक्ट्रिक रखा गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 दिया है। हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। तो सोचो जरा आप कि कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। पहले तो देखें कि इस 3 का क्या मतलब है। तो जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड बाई 3। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 होने का मतलब है कि अंदर जो फील्ड होगी वो 3 टाइम्स कम होगी बाहर के कंपैरिजन में। तो कुछ ऐसी फील्ड लाइंस बनेगी। अब देखें, इस पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकल रही है, कुछ यहां टर्मिनेट हो रही है और बाकी यहां टर्मिनेट हो रही है। ध्यान दें कि 3 में से एक ही फील्ड लाइन अंदर गई है। 3 में से, इन 3 में से एक ही फील्ड लाइन अंदर गई है, इन 3 में से एक ही फील्ड लाइन अंदर गई है। मतलब अंदर जो टोटल फील्ड लाइन मैंने बनाई है वो 3 है और बाहर जो मैंने टोटल फील्ड लाइन बनाई है वो 9 है। देखें आप, 3 फिर 3 फिर 3 9। इसका मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने 3 टाइम्स कम बनाई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 3 टाइम्स कम बनाई है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 3 टाइम्स कम है। तो कुछ इस तरह से फील्ड लाइंस बनेगी अंदर।
ये सिचुएशन देखें, इसमें दो डायलेक्ट्रिक इंसर्ट किए गए, एक का 2 है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक का 4। अब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी ये हमें बताना है। तो कुछ ऐसा होगा, यहां पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 था, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2 टाइम्स कम होनी चाहिए, 2 टाइम्स। तो देखें यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 फील्ड लाइंस निकली, उसमें से 4 ही इसमें गई, 1 2 3 4, तो मतलब आधी फील्ड लाइंस गई हैं इसके अंदर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी आधी है। इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 था, इसका मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 4 टाइम्स कम होगी, 4 टाइम्स। तो आप देखें 1 2 3 4, इन 4 में से एक ही फील्ड लाइन अंदर है, फिर 1 2 3 4, इन 4 में से एक ही फील्ड लाइन अंदर है, तो यहाँ 4 टाइम्स कम हो गई है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई ओ है, ई आउटसाइड, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ई आउटसाइड बाई 2 और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ई आउटसाइड बाई 4, ऐसा कुछ। ओके, तो इस क्वेश्चन में मुझे एक और चीज आप बताएं, कैपेसिटर पे चार्ज क्यू था, तो इस पे कुछ इंड्यूस चार्ज आएगा माइनस क्यू, और वैसे यहाँ पे प्लस क्यू। तो हमें ये बताना है कि इंड्यूस चार्ज कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस चार्ज। दो ऑप्शन है आपके पास, इंड्यूस चार्ज इज क्यू बाई 3 या फिर सेकंड ऑप्शन इंड्यूस चार्ज इज 2 क्यू बाई 3। कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप देखें इसमें लोग गलती करते हैं, हमेशा हमेशा आप इस क्वेश्चन में गलती करेंगे। आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ लोग को लग रहा होगा कि इंड्यूस चार्ज ये होगा। लोग सोचते हैं कि यार डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो इसका मतलब इंड्यूस चार्ज जो है वो क्यू बाई के हो जाएगा, मतलब क्यू बाई 3 हो जाएगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दिस इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। देखिए आप ध्यान दें, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 होने का मतलब है कि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड से 3 टाइम्स कम होगी। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 होने का मतलब है कि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 3 टाइम्स कम होगी बाहर की कंपैरिजन। उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो इंड्यूस चार्ज है वो 3 टाइम्स कम होगा इस चार्ज के, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं। सो आप देखें यहां पे इंड्यूस चार्ज फिर कैसे निकालेंगे। सो अब देखें कि यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं उनमें से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां टर्मिनेट हुई हैं। यहां से अगर एक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली, ध्यान दें आप, तो यहां कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो रही हैं, कितनी, ध्यान दें, 3 में से 2 टर्मिनेट हो रही हैं, तो हम बोल सकते हैं 2x बाई 3 टर्मिनेट हो रही है। यहां से अगर x फील्ड लाइंस निकली तो यहां पे 2x बाई 3 टर्मिनेट हो रही है। तो इसका मतलब है कि यहां पे अगर चार्ज q है तो यहां पे कितना चार्ज होना चाहिए, 2q बाई 3। तो दिस इज द आंसर। तो यहां पे हम इंड्यूस्ड चार्ज का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि इंड्यूस्ड चार्ज q इक्वल्स टू चार्ज ऑन कैपेसिटर q माइनस चार्ज ऑन कैपेसिटर डिवाइड बाई k। ये इंड्यूस्ड चार्ज का फॉर्मूला है। अब देखें इस केस में भी इससे आंसर आ जाता, करके देख लें एक बार आप, q माइनस क्यू बाई 3, हमारे पास आ जाता 2q बाई 3। दैट्स राइट। ये छोटा सा क्वेश्चन कर लें थोड़ा प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे कैपेसिटर है, उसमें डायलेक्ट्रिक है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, तो ये जो इंड्यूस चार्ज है q, ये कितना है ये बताना है। तो आपको पता ही है क्या करना है, तो वी राइट इंड्यूस चार्ज q विल बी, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, q माइनस क्यू बाई 4, तो हमारे पास आ जाएगा 3q बाई 4। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस चार्ज। प्लीज नोट q इज नॉट इक्वल्स टू q बाई 4। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। यहाँ पे कैपेसिटर है जिसपे पॉजिटिव q और नेगेटिव q चार्ज है, उसके बीच में मैंने एक डायलेक्ट्रिक की जगह पे एक कंडक्टर रख दिया है, कंडक्टर। तो आपको कुछ क्वेश्चंस आंसर करने हैं। फर्स्ट इज टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है हमें, तो कैसे बनेगी, ऐसा काम हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कई बार कर चुके हैं। तो ऐसी फील्ड लाइंस होंगी, देखिए कैसे मैंने बनाया ऐसी फील्ड लाइंस। यहाँ पे इंड्यूस चार्ज आएगा कंडक्टर पे ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे और यहाँ टर्मिनेट हो जाएंगे। अंदर नहीं जा सकती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्यों अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होना चाहिए, 0। इसलिए जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ निकल रही है वो यहाँ पे क्या होंगी, टर्मिनेट। फिर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी जो यहाँ जाकर टर्मिनेट हो जाएगी, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, 0। नाउ सेकंड पार्ट में बताना है कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, के कितना होगा इस कंडक्टर के लिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कितना होगा। क्या करेंगे हम, इट्स वेरी सिंपल। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के को हमने कैसे डिफाइन किया था, ई आउटसाइड अपॉन ई इनसाइड। तो इसमें जो इनसाइड ई है, यहाँ अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो कितनी है, 0। तो यहाँ से डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा इन्फिनिटी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली, वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल, कि कंडक्टर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी। उसका एक थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं हम क्वेश्चन का, इंड्यूस चार्ज निकालना है। हालांकि ऐसा काम हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कर चुके हैं, बट यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला हमने देखा कि कुछ इस तरीके से होता है
तो यहाँ से k इन्फिनिटी आ जाएगा तो वो क्या आ जाएगा q माइनस जीरो, तो इंड्यूस चार्ज विल बी q। तो यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस होगा दैट विल बी माइनस q और यहाँ पे प्लस q। और ये तो होना भी चाहिए था क्योंकि यहाँ से निकलने वाली सारी फील्ड लाइंस यहाँ टर्मिनेट हो रही हैं। इसका मतलब दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होना चाहिए, सेम। इसलिए इंड्यूस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, q। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कंडक्टर का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होता है। देखिए जरा, ये कैपेसिटर हमारे पास जिसपे यहाँ प्लस क्यू चार्ज और यहाँ माइनस, अंदर वैक्यूम है, मतलब यहाँ पे कोई भी डायलेक्ट्रिक नहीं है, नो डायलेक्ट्रिक। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो हमें पता ही है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर वाले पॉइंट है वो बताना है कितना होता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। इट्स वेरी सिंपल, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इसको ई प्लस बोल देते हैं, और इस निगेटिव चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगी क्योंकि ये जो निगेटिव प्लेट है वो पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अंदर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी ई प्लस प्लस ई माइनस। ई प्लस मतलब इस शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इस शीट के कारण। तो शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ई प्लस हो गया, वैसे ई माइनस भी क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख लेते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, इस तरीके से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। अब ये सिचुएशन है मेरे पास, अब कैपेसिटर के अंदर डायलेक्ट्रिक है, पहले नहीं था, वैक्यूम था। अब डायलेक्ट्रिक होने पे अब क्या होगा, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे अंदर, वो तो यही होगी अभी भी, तो हम देख चुके हैं पहले। लेकिन यहाँ अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कितना होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई के। इसका मतलब अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू के। ये हमारा डायलेक्ट्रिक के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, के टाइम्स कम हो जाएगा, जैसे कि हमने पहले भी देखा। तो कई बार इसमें क्या करते हैं कि ये एप्सिलॉन नॉट इनटू के को एक नया टर्म लिख देते हैं जिसको एप्सिलॉन नॉट जो है वो हटा देते हैं, इस तरह से लिख देते हैं। एप्सिलॉन नॉट जो है उसको हम बोलते हैं परमिटिविटी, दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी, या फिर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और ये जो है क्वांटिटी आ गया एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मटेरियल और ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ऐसा कुछ। सो आप ध्यान रखें कि कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है अगर वैक्यूम हो तो, लेकिन अगर डाइलेक्ट्रिक है तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इनटू के। ओके, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है, यू विल एंजॉय स्टडिंग दिस। जैसे पॉइंट ये है कि हमारे पास ये कैपेसिटर है, उस पर चार्ज क्यू है, अब उसी कैपेसिटर हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है। तो क्वेश्चन ये है कि जो कैपेसिटेंस यहां पे है, क्या कैपेसिटेंस की वही वैल्यू यहां पे है या चेंज हो गई है, वही हमें देखना है, सेम है या चेंज हो गई, और चेंज होगी तो कितना। यहां पे जो कैपेसिटेंस है, ये हम पहले भी इसकी बात कर चुके हैं, उसको फंडामेंटली कैसे डिफाइन किया जाता है, कैपेसिटेंस इक्वल्स टू क्यू इंटू डेल्टा वी। व्हाट इज डेल्टा वी, डेल्टा वी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है इस प्लेट और इस प्लेट के, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो क्यू है उसको हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए, फिर ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट। डेल्टा वी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ये अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और ये डिस्टेंस अगर डी है तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लिख सकते हैं ई इंटू डी। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं डेल्टा वी का, इसलिए कुछ लोग सोच रहे हैं कि शायद माइनस साइन आना चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखने में इंटरेस्टेड है। अब यहां पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वो कितनी होगी, वो हम देख चुके हैं कि कितनी होती है, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये सिग्मा जो है वो तो कैंसिल हो जाएगा। ये कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट का, ये तो हमने पहले भी रट रखा है, वही चीज हमने दोबारा निकाली। इस केस में अगर हम उसी तरीके से कैपेसिटेंस निकालें तो सी विल बी क्यू इंटू डेल्टा वी, क्यू डिवाइड बाई डेल्टा वी। क्यू जो है उसको फिर से हम सिग्मा इंटू ए लिख सकते हैं और डेल्टा वी को फिर से हम ई इंटू डी लिख सकते हैं। आप समझ रहे होंगे क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब पहले हमने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा था इसको, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं होगी, वो हमने देखा है वो होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू के, लाइक दिस। यहां से कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी
सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू के। ये के इसलिए आया क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू के। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस हियर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच यू हैव टू रिमेंबर कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू के हो जाता है, इंटू के। मतलब डायलेक्ट्रिक नहीं होने पे कुछ कैपेसिटेंस है और अंदर पूरा डायलेक्ट्रिक भरा हुआ है, तो जो कैपेसिटेंस है वो के से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये सिचुएशन देखें, यहां पे कैपेसिटर के अंदर आधे रीजन में डायलेक्ट्रिक भरा हुआ है, आधे रीजन में। पहले जो हमने केस देखा था उसमें पूरे कैपेसिटर में डायलेक्ट्रिक भरा हुआ था, पूरे में, सिर्फ आधे रीजन में डायलेक्ट्रिक भरा हुआ है। इस केस में मुझे कैपेसिटेंस निकालना है, इस सिस्टम का कैपेसिटेंस। देखिए ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको एक ट्रिक से बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, बट वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको प्रॉपर मेथड बताता हूँ इसको सॉल्व करने का। तो प्रॉपर मेथड तो ये कि यार कैपेसिटेंस जो होता है दैट कैन बी रिटन एज Q अपॉन डेल्टा V। व्हाट इज Q? Q इज द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो ये प्लेट है, इस पे प्लस Q चार्ज है, इस पे माइनस Q। तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब ये जो डेल्टा V है, व्हाट इज दिस डेल्टा V? दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो डेल्टा V है वो इस प्लेट और इस प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, यहां से यहां तक इसको डेल्टा V1 और यहां से यहां तक डेल्टा V2। सही है। So now this can be written as डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। तो सिग्मा इंटू ए डिवाइड बाई डेल्टा V1। अब ये डेल्टा V1 होगा कितना? अब देखिए अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो हम बोल सकते हैं डेल्टा V1 कितना होगा? दैट विल बी E इंटू डी। सही है। तो डेल्टा V1 की जगह पे मैं E इंटू डी लिख देता हूं। और फिर डेल्टा V2, तो यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश है, अलग अलग होगी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे E डैश है तो इसको लिख सकता हूं E डैश इंटू डी। तो यहां से हम लिख लेंगे सिग्मा इंटू ए। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहां कुछ नहीं है, वैक्यूम है, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कैपेसिटर के अंदर वो हमने पहले निकाली थी, वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। और यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डायलेक्ट्रिक के अंदर वो होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू के। और ये डी जो है वो कॉमन करके हमने ऐसे लिखी है। ध्यान दें यहाँ पे आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू के, हम पहले देख चुके। तो यहां से आप देखें सिग्मा कैंसिल हो जाएगा एंड विल गेट ए अपॉन डी अपॉन एप्सिलॉन 1 प्लस 1 अपॉन के, ऐसा कुछ आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे विल गेट एप्सिलॉन ए अपॉन डी 1 प्लस 1 अपॉन के। सो दिस इज आवर आंसर, दिस इज द आंसर, कैपेसिटेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। आप देख सकते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, काफी लंबा होता है। इसको मैंने आपको बताया था कि ट्रिक से भी कर सकते हैं। सो ट्रिक्स आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि आप देखिए यहां से यहां तक अलग सिचुएशन है और फिर यहां से यहां तक अलग सिचुएशन है। तो आप ऐसा सोच लें कि एक कैपेसिटेंस यहां पे है C1 और एक कैपेसिटेंस यहां पे है C2। यहां से यहां तक एक कैपेसिटेंस C1, यहां से यहां तक एक कैपेसिटेंस C2, और दोनों सीरीज में, जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूं लाइक दिस। ये C1 और ये C2। C1 की वैल्यू एप्सिलॉन ए अपॉन डी, ये डिस्टेंस कितनी थी डी। C2 की वैल्यू, C2 यहां कैपेसिटेंस की वैल्यू, ये कितनी होगी एप्सिलॉन ए अपॉन डी इंटू के, क्योंकि यहां से यहां तक डायलेक्ट्रिक है तो इंटू के। ये दोनों सीरीज में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा दैट विल बी C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। इसको हम सॉल्व करें तो विल गेट एप्सिलॉन ए अपॉन डी इंटू एप्सिलॉन ए अपॉन डी इंटू के डिवाइड बाय C1 प्लस C2। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन ए अपॉन डी कॉमन लिखे 1 प्लस के, लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं कि ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो आई विल गेट एप्सिलॉन ए अपॉन डी 1 प्लस के, और ऊपर भी एक के। फ्रॉम हियर विल गेट एप्सिलॉन ए अपॉन डी, के को नीचे ले आओ आप, तो विल गेट 1 अपॉन के प्लस 1, ऐसा कुछ। अब देखिए ये आंसर बिल्कुल वही आ रहा है जो यहाँ पे प्रॉपर मेथड से आया था। तो ये ट्रिक यूज करना ज्यादा आसान होता है, हालांकि आप ऐसे भी कर सकते हो, बट दिस इज इजियर वे एंड क्विकर वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब इस सिस्टम में कैपेसिटेंस निकालना है। सिचुएशन आप समझ ही रहे हैं, यहाँ कोई डायलेक्ट्रिक नहीं है, यहाँ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 और यहाँ 3। ट्रिक से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। हम सोच सकते हैं यहाँ पे एक कैपेसिटेंस है C1, यहाँ पे कैपेसिटेंस C2 और यहाँ पे कैपेसिटेंस C3, और ये तीनों कैसे हैं सीरीज में, लाइक दिस। 3 कैपेसिटेंस इन सीरीज, C1 C2 एंड C3। The value of C1 is एप्सिलॉन
ए अपॉन ये डिस्टेंस दैट इज d/3. वैल्यू ऑफ C2 कैपेसिटेंस की वैल्यू दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन d/3, ये डिस्टेंस d/3 है, इनटू 2 क्योंकि यहाँ पे डायलेक्ट्रिक है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 का. और वैसे जो C3 है दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन d/3 इंटू 3, क्योंकि यहाँ पे डायलेक्ट्रिक है, डायरेक्शन 3 का. अब यहाँ पे जो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा 1 अपॉन C इक्विवेलेंट विल बी 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3. तो वैल्यू पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं. अब इस सिस्टम का कैपेसिटेंस बताना है आपको, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज, इस सिस्टम का कैपेसिटेंस. अब देखें ये थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग केस है. यहाँ पे एक सिचुएशन है और यहाँ पे दूसरी सिचुएशन है. तो हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि यहाँ पे कैपेसिटेंस है C1 और यहाँ पे कैपेसिटेंस है C2, और ये दोनों कैसे हैं आप समझ पा रहे होंगे, ये दोनों पैरेलल में लाइक दिस इज C1 एंड दिस इज C2. जो C1 है वो कितना लिख सकते हैं हम, C1 को लिखेंगे हम एप्सिलॉन नॉट ए, एरिया. तो अगर टोटल प्लेट का एरिया ए है, टोटल प्लेट का एरिया ए है, तो C1 तो इतने पार्ट में है, तो इसके लिए एरिया कितना लिखेंगे, आधा प्लेट ऑक्युपाई कर रहा है ये, a/2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी जो है दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस वो कितना है, वो तो डी ही है, इनटू यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू 3, क्योंकि यहाँ पे डायलेक्ट्रिक है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है. वैसे C2 कितना होगा, C2 इस कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट एरिया फिर से a/2, क्योंकि ये जो कैपेसिटर है वो सिर्फ आधे प्लेट को कैप्चर कर रहा है, आधे प्लेट को, तो एरिया a/2 अपॉन डिस्टेंस दैट इज d इनटू डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज 2. अब यहाँ पे अगर मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो वो तो हो जाएगा सिंपली C1 प्लस C2. पैरेलल में कैपेसिटर्स होते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज के फॉर्म में से आता है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो विल गेट आवर आंसर. सो आप देख सकते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग होता है. अभी हम कुछ और केसेस करेंगे, कुछ और एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और डाइजेस्ट हो जाएगा. अब इस सिस्टम का कैपेसिटेंस निकालना है. तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पे 3 कैपेसिटर है, एक यहाँ पे C1, यहाँ पे C2 और यहाँ पे C3. और इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया जा सकता है, आई एम श्योर कि आप क्लियरली समझ रहे होंगे. पजल की तरह होते हैं सारे कुछ, पजल, कोई फिजिक्स नहीं है ज्यादा, पजल की तरह होते हैं. ये दो कैपेसिटेंस सीरीज में थे और ये वाला उनके साथ पैरेलल में. दिस इज C1, दिस इज C2 एंड दिस इज C3. अब C1 को कितना लिखेंगे, C1 तो C1 के लिए लिखेंगे हम एप्सिलॉन नॉट a/2, क्योंकि ये सिर्फ इतने प्लेट को कैप्चर कर रहा है तो उसके लिए एरिया a/2 अपॉन डिस्टेंस d. ये टोटल डिस्टेंस अगर d दी हुई है तो C1 के लिए हम ये डिस्टेंस लेंगे दैट विल बी d/2 इनटू यहाँ का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज 4. C2 कैसे लिखेंगे ऐसे, C2 विल आल्सो बी रिटन एज एप्सिलॉन नॉट a/2 और ये जो डिस्टेंस है दैट इज डिवाइड बाय d/2, और यहाँ पे इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. और फाइनली C3 कैसे लिखेंगे, C3 यहाँ पे कोई डायलेक्ट्रिक नहीं है तो इट विल बी एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए एरिया कितना लिखेंगे, ये जो कैपेसिटेंस है इतने प्लेट्स के बीच में, तो एरिया जो है वो a/2 लिखा जाएगा. तो A is definitely the area of the entire plate. A is the area of the entire plate. यहाँ D कितना लिखेंगे, इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस जो है वो D है तो D लिखेंगे. इसको किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे या 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे तो कोई डायलेक्ट्रिक है ही नहीं. और इस सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं ये तो हमें पता ही है, हम पहले देख चुके हैं, तो उसी तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं. दिस इज अ गुड क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से देखें, थोड़ा कैलकुलेशन भी ज्यादा है इसमें. ये कैपेसिटर के 2 प्लेट्स हैं, एरिया A दिया हुआ है, उसके बीच में एक डायलेक्ट्रिक है जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है. ध्यान से देखें, इन 2 प्लेट्स के बीच का जो स्पेसिंग है टोटल वो d है, और जो डायलेक्ट्रिक की थिकनेस है वो d/2 है, मतलब आधे रीजन में डायलेक्ट्रिक है. कुछ स्पेस इधर बचा हुआ है और कुछ स्पेस इधर बचा हुआ है, कितना वो नहीं दिया हुआ है. इस सिस्टम का कैपेसिटेंस निकालना है, इस सिस्टम का कैपेसिटेंस निकालना है, तो क्या करें. देखें सबसे पहले ध्यान दें, यहाँ पे ये स्पेस कितना है ये नहीं दिया हुआ है और ना ही ये स्पेस कितना है ये दिया हुआ है. तो आप मान लें कि ये रीजन x है, ये अगर हम x मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, d/2 माइनस x. अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सोच सकते हैं कि हमारे पास 3 कैपेसिटेंस है, यहाँ C1, यहाँ C2 और यहाँ C3, और तीनों कैसे हैं, सीरीज में, ऑल 3 इन सीरीज, C1, C2 एंड C3. C1 इज हाउ मच, ये जो C1 होगा वो कितना होगा, ध्यान दें आप, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d/2 माइनस x. C2 कितना होगा, ध्यान दें, जल्दी जल्दी मैं लिख रहा हूं, थोड़ा आप समझ सकते हैं अब स्पीड में, इसलिए मैं मूव कर रहा हूं. C2 कितना लिख सकते हैं, C2 इस रीजन का कैपेसिटेंस है, दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d/2 इनटू k दैट इज 2. यहाँ डायलेक्ट्रिक है तो उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है तो सबने मल्टीप्लाई कर दिया. C3 जो है इस रीजन का कैपेसिटेंस वो कितना लिखेंगे हम, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन x लाइक दिस. क्योंकि तीनों सीरीज में
तो आई कैन राइट दैट 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा d/2 माइनस x अपॉन एप्सिलॉन नॉट a प्लस 1 अपॉन C2 that is d/2 upon epsilon naught a into 2 plus 1 upon C3 that will be x upon epsilon naught into a. So from here we'll get 1 upon epsilon naught a तो आप कॉमन ले लो तो you'll be left with d/2 minus x plus d/4 यहां से आ जाएगा d/4 plus x इतना कुछ ये x और ये x ये तो कैंसिल हो जाएगा तो from here we'll get 1 upon epsilon naught a इसको ले सकते हैं 2d/4 प्लस d/4 ये हमारे पास आ गया 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट a 3d/4 एंड दिस इज आवर आंसर। ये टोटल कैपेसिटेंस है। दिस इज टोटल कैपेसिटेंस। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड हियर इज कि ये जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आई है, इनफैक्ट सॉरी ये कैपेसिटेंस नहीं है टोटल, ये हमारा आंसर नहीं है इनफैक्ट, ये तो रेसिप्रोकल है कैपेसिटेंस का, रेसिप्रोकल। तो जो कैपेसिटेंस होगा C इक्विवेलेंट दैट विल एक्चुअली बी 4 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 3d। दिस इज आवर आंसर। ओके, तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है नोटिस करने वाली वो ये है कि ये जो कैपेसिटेंस आया है टोटल वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब इस एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है वो। इसका मतलब है कि ये जो डायलेक्ट्रिक है इसको अगर मैं मूव करूं अंदर तो इसका कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसको मूव करने पे, इसको इधर या इधर मूव करने पे एक्स चेंज होगा, लेकिन एक्स पे तो कैपेसिटेंस डिपेंड कर ही नहीं रहा है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कैपेसिटेंस डज नॉट चेंज ऑन मूविंग डाइलेक्ट्रिक इनसाइड कैपेसिटर। कैपेसिटेंस डज नॉट चेंज ऑन मूविंग डाइलेक्ट्रिक इनसाइड कैपेसिटेंस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये एक कैपेसिटर है, हम पढ़ चुके हैं ऐसा कैपेसिटर, इसको बोलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो यहां दो कंडक्टर है, एक अंदर और एक बाहर, उनके बीच वैक्यूम है, वैक्यूम। इसका कैपेसिटेंस कितना होता है? इसका कैपेसिटेंस जो है दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a इंटू बी डिवाइड बाई a प्लस बी। ये इसका कैपेसिटेंस होता है अगर आपको याद हो तो। अब क्वेश्चन बेसिकली ये है कि इसके अंदर पहले वैक्यूम था, अब इसके अंदर ये ग्रीन डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया गया, बाकी सब कुछ सेम है, ये ग्रीन डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया गया है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है 2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है 2। अब इस सिस्टम का कैपेसिटेंस कितना होगा? तो अब इस सिस्टम का जो कैपेसिटेंस होगा दैट विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन a प्लस बी इंटू के। जैसा हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में देखा था कि डाइलेक्ट्रिक से फिल करने पे कैपेसिटेंस k टाइम्स हो जाता था, वैसे ही स्फेरिकल कैपेसिटर में भी, स्फेरिकल में भी डाइलेक्ट्रिक से भरने पे कैपेसिटेंस जो है वो k से मल्टीप्लाई हो जाता है, k से मल्टीप्लाई हो जाता है। लेट्स सी दिस वेरी गुड एग्जांपल। ये कैपेसिटर है, कैसा कैपेसिटर है? शायद आपको याद हो, दिस इज अ स्फेरिकल कैपेसिटर। बहुत पहले हमने पढ़ा था स्फेरिकल कैपेसिटर, इसमें दो स्फेरिकल कंडक्टर्स है, ये अंदर वाला रेडियस ए का और ये बाहर वाला रेडियस बी का, और बीच में क्या है? वैक्यूम, बीच में वैक्यूम। तो ये सिस्टम का कैपेसिटेंस हमने निकाला था, कितना होता है? दैट वाज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a इंटू बी डिवाइड बाई बी माइनस ए। ये मैंने निकाला था, ये आपको याद होना चाहिए। अब जो क्वेश्चन है वो आपके पास कुछ ऐसा है कि यही कैपेसिटर है बट अंदर वैक्यूम नहीं है, अब एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया गया है, डाइलेक्ट्रिक, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2। अब इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? अब जो इसका कैपेसिटेंस होगा दैट विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a इंटू बी डिवाइड बाई बी माइनस ए इंटू के k is 2 in this case, k is 2 in this case। तो इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। जैसे हमने देखा था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते हैं पूरी तरीके से तो कैपेसिटेंस k से मल्टीप्लाई हो रहा था, वैसे यहां पे भी हो रहा है। जब यहां डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो कुछ कैपेसिटेंस है, और डाइलेक्ट्रिक से फिल करने के बाद कैपेसिटेंस जो है वो k टाइम्स हो जाएगा। ये एग्जांपल देखें आप, दिस इज एन अल्टीमेट एग्जांपल, और अगर कर पाएंगे आपको तो बहुत मजा आएगा। यहां पे सिर्फ एक ही डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया था अंदर। यहां पे आप देख सकते हैं कि थोड़े रीजन में एक डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया ग्रीन वाला, और दूसरे रीजन में दूसरा डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया है येलो रंग का। तो अबे हमें इस सिस्टम का टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, इस सिस्टम का टोटल कैपेसिटेंस निकालना है। तो आप देखिए, हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे ग्रीन रीजन में एक कैपेसिटेंस है C1 और इस येलो रीजन में दूसरा कैपेसिटेंस है C2। कॉन्सेप्ट हम वही लगा रहे हैं जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने लगाया था। ये C1 C2 जो है दे आर ऑब्वियसली इन सीरीज, उनको हम सीरीज बनाएंगे C1 एंड C2।
दिस इज C1 एंड दिस इज C2। ये जो C1 है, C1 ग्रीन रीजन का कैपेसिटेंस, उसको हम कितना लिखेंगे? यूजिंग दिस फॉर्मूला विल राइट इट एज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू सी, A इंटू सी, इसका इनर रेडियस है और बाहर वाला रेडियस C, बाहर वाला रेडियस C, डिवाइड बाई C माइनस A इंटू ग्रीन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू 2। सही है, तो ये C1 हो गया। और ये जो C2 है, C2 उसको कितना लिखेंगे आप? यूजिंग दिस फॉर्मूला अगेन दैट विल बी रिटन एज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट C इंटू बी। वाई C इंटू बी? ये येलो वाले रीजन का अंदर वाला रेडियस कितना है? C। और बाहर वाला रेडियस कितना है? बाहर वाला रेडियस येलो रीजन का बाहर वाला रेडियस इज B, C इंटू बी डिवाइड बाई B माइनस C इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट येलो रीजन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज 3। अब तो हम आगे कर ही लेंगे, ये दोनों सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है दैट विल बी रिटन एज C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो C1 C2 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा बट इट कैन बी सॉल्व्ड। दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, और आप इसको समझ चुके हैं तो इट्स वेरी गुड, और नहीं भी समझ में आया तो इट्स ओके, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। Yes, it is. This is a very difficult question actually. देखिए इसमें सिचुएशन क्या है कि एक कैपेसिटर है येलो प्लेट्स के साथ, प्लेट का एरिया 5 बाई 5, 5 मतलब 5 बाई 5 मतलब ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज 5, दिस लेंथ इज 5, और अंदर इसकी जो डेप्थ है, इस प्लेट की डेप्थ होगी कंप्यूटर के अंदर डेप्थ, वो भी कितनी है? 5। स्क्वायर प्लेट है, प्लेट्स के बीच का जो गैप है दैट इज गिवन एज D दैट इज 2। इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, आप देख सकते हैं डाइलेक्ट्रिक थोड़ा अजीब सा है। ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरिएबल है, मतलब यहां से y डिस्टेंस ऊपर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है 2y प्लस 1, यानी हर जगह पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अलग है। जैसे कि अगर मैं y इक्वल टू 0 ले लूं, मतलब यहाँ पे y इक्वल टू 0 अगर हम ले लें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1, सो दैट विल बी इक्वल टू 1। थोड़ा ऊपर चला जाऊं, थोड़ा ऊपर y इक्वल टू 2 पे, तो मेरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 5। बिल्कुल टॉप पे यहाँ पे चला जाऊं तो y इक्वल टू 5 हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 1 दैट इज 11। मतलब हर जगह पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो अलग है, वही खास बात है इस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में बताना ये है आपको कि कैपेसिटेंस कितना है यहाँ पे, टोटल कैपेसिटेंस कितना है। तो क्या करें हम यहाँ पे? अब यहाँ पे कैपेसिटेंस इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू K तो कर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? बिकॉज दिस K इज वेरिएबल, बिकॉज दिस K इज अ प्रॉब्लम, दिस इज वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? देखिए जरा, तो ये सिचुएशन देखिए आप, ये एक सिंपल सिचुएशन है बट इसको समझने के बाद ये समझना आसान होगा। इस कैपेसिटर में 4 डाइलेक्ट्रिक हैं, सबके अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसमें अगर मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हो तो कैसे निकलेगा? तो मैं बोलूंगा देखो यहाँ पे 4 कैपेसिटेंस है, यहाँ पे C1, यहाँ पे C2, यहाँ पे C3 और यहाँ पे C4, और ये चारों कैपेसिटेंस जो हैं वो पैरेलल में लाइक दिस, कुछ इस तरीके से। और जो टोटल कैपेसिटेंस है पैरेलल में होने के कारण ऐड होके निकलेगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। इस तरीके से हम टोटल कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। अब देखें ये दोनों सिचुएशन एक्चुअली सेम है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि मैथ्स थोड़ी अलग से यूज होगी बट फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम है। इसमें जब हम वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करने पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज हो रहा है। इसमें भी वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करने पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज हो रहा है, लेकिन हाँ इसमें जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो डिस्क्रीट वे में चेंज हो रहा है, डिस्क्रीट वे में। इसमें जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअसली। इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। देखें आप, ये जो कैपेसिटर था यहाँ पे उसको मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से ऐसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ऐसे मैंने इसलिए डिवाइड किया है कि अब अगर मैं कोई भी एक सेगमेंट लूं, ये वाला मान लीजिए, एक छोटा पार्ट ले लूं, तो इसमें जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो सेम होगा, क्योंकि इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं सबके लिए y की वैल्यू सेम है, सेम। तो मैं ऐसा सोच सकता हूं कि जैसे यहाँ पे मेरे पास 4 डाइलेक्ट्रिक्स थे, वैसे मेरे पास यहाँ पे कितने डाइलेक्ट्रिक्स है? इनफाइनाइट। जैसे यहाँ पे 4 डाइलेक्ट्रिक्स थे वैसे यहाँ पे इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक्स है, जिसे कारण यहाँ पे इनफाइनाइट कैपेसिटेंसेस बन रहे हैं। सबसे ऊपर वाला हम बोल सकते हैं DC1, देन DC2 एंड सो ऑन, ऐसे डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स। और ये जितने भी कैपेसिटेंसेस हैं, ये कैसे हैं? जैसे यहाँ पे पैरेलल में थे वैसे यहाँ भी पैरेलल में। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे कैपेसिटेंसेस पैरेलल में, बहुत सारे कितने? इनफाइनाइट कैपेसिटेंस। ये DC1, ये DC2 एंड सो ऑन। उसमें से किसी भी एक
एलिमेंट को हम ले लें वाई डिस्टेंस पे जिसकी थिकनेस dy है, तो एक एलिमेंट हमने लिया, तो इस एलिमेंट का कैपेसिटेंस कितना होगा? इस एलिमेंट का कैपेसिटेंस, इस एलिमेंट का जो कैपेसिटेंस है उसको मैं डीसी लिख रहा हूं, डीसी। तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? फॉर्मूला हम वही यूज करेंगे क्या, कि कैपेसिटेंस इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू के। तो एप्सिलॉन नॉट लिख लेंगे यहाँ पे, ए कितना लिखेंगे यहाँ पे? ए। देखिए ये जो एलिमेंटल कैपेसिटर है उसके लिए ये प्लेट है मेरे पास, ये प्लेट है, ध्यान दें, दिस इज द प्लेट। इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये प्लेट है, इसका एरिया लिखना पड़ेगा, इसका एरिया, इसका एरिया बहुत कम है, कितना लिखना चाहिए हमें? उसको डी लिख लेते हैं एक बार, डी डिवाइडेड बाई डी। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डी, दैट इज 2 इंटू के। के जो है यहाँ का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसके यहाँ का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दैट विल बी 2y प्लस 1। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा डी लिख लेंगे अब हम। तो यहाँ इसका जो डी है इस प्लेट का एरिया, इस छोटे से प्लेट का एरिया, यही डिफिकल्ट होता है। ये कितना हुआ एरिया? आप ध्यान दें, ये जो लेंथ है ये तो डी वाई है, दिस लेंथ इज डी वाई, ये लेंथ डी वाई है, और ये अंदर जा रहा है, ये जो प्लेट है ये अंदर तक है, अंदर कंप्यूटर के अंदर कितना? 5। सो एरिया विल बी 5 इंटू डी वाई। आई होप आपको ये एरिया का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। डिवाइड बाई 2, 2y प्लस 1, दिस कैन बी रिटन एज 5/2 एप्सिलॉन नॉट 2y प्लस 1 इंटू डी वाई। रीअरेंज करके कुछ हमने ऐसे लिख दिया। ये किसी एक एलिमेंट का कैपेसिटेंस है, सारे कैपेसिटेंसेस जो है वो पैरेलल में है, तो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी DC1 प्लस DC2 प्लस DC3 प्लस डैश डैश डैश। बिल्कुल वैसे ही हम कर रहे हैं जैसे यहां पे कर रहे थे, बस यहाँ पे 4 टर्म्स ऐड करने थे, यहाँ पे कितने टर्म्स कर रहे हैं? इनफाइनाइट टर्म्स ऐड करने। तो ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करने का मतलब है कि मुझे डीसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी इंटीग्रल ऑफ डीसी, इंटीग्रल डीसी, डीसी तो हम निकाल चुके हैं, दैट इज 5/3 एप्सिलॉन नॉट 2y प्लस 1 dy। और y की लिमिट कितनी रखेंगे हम? बिल्कुल यहाँ पे y कितना है? 0, और बिल्कुल टॉप पे y कितना होगा? 5। तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे एंड जो भी यहां से आएगा वही हमारा आंसर होगा, जो कि आप निकाल सकते हैं इंटीग्रेट करके। सो आप देख सकते हैं दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड डिफिकल्ट वन एज वेल। यहां पे हमने क्या किया? बेसिक फंडा ये है कि इसको हमने डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स में से डिवाइड कर दिया, फिर किसी एक एलिमेंट का कैपेसिटेंस निकाल के हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया है टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए। ये क्वेश्चन देखें, लास्ट वाले क्वेश्चन जैसा ही है। लास्ट वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट वर्टिकल डायरेक्शन में वेरी कर रहा था, वर्टिकल डायरेक्शन में। इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे? पहले इस सिचुएशन को एनालाइज करें, इसको एनालाइज करने के बाद इसको एनालाइज करना आसान होगा। इस केस में कैपेसिटर है और 3 डायलेक्ट्रिक, आप समझ ही रहे होंगे। इसमें अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो बोलेंगे यार यहाँ पे 3 कैपेसिटर है और तीनों के तीनों क्या है? सीरीज में, तीनों के तीनों सीरीज में, C1 C2 एंड C3। और अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो 1 अपॉन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ऐसा कुछ। अब ये दोनों सिचुएशन जो है बिल्कुल सेम है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही काम नहीं किया था, आपको याद हो तो। इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरी कर रहा है, इसमें भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरी कर रहा है। हाँ, डिफरेंस ये है कि इसमें जो वेरिएशन है वो डिस्क्रीट वे में, और इसमें जो वेरिएशन है वो कंटिन्यूअस है। क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन कंटिन्यूअस है इसलिए हमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है। चलो देखें कैसे करेंगे। तो ये जो डायलेक्ट्रिक था उसको मैंने ऐसे वर्टिकली डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ऐसे इसलिए डिवाइड किया कि अब अगर आप कोई भी एक पार्ट लेंगे तो उसमें हर जगह पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम होगा, क्योंकि हर पॉइंट का एक्स जो है दैट विल बी सेम। एक्स पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्ट्रिक, एक्स पे। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट आप लेंगे सब जगह पे सब जगह पे एक्स सेम होगा, तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी क्या होगा? सेम। जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 डायलेक्ट्रिक थे, 3, ऐसे हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इनफाइनाइट डायलेक्ट्रिक्स है, इनफाइनाइट डायलेक्ट्रिक्स है। जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं वैसे वैसे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं इफेक्टिवली यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं और सबके सब कैसे हैं? इनफाइनाइट कैपेसिटर्स हैं और सबके सब सीरीज में, सीरीज में। ये DC1, दिस इज DC2 एंड सो ऑन। तो उसमें अगर मैं एक पर्टिकुलर कैपेसिटर ये ले लूं, ये कैपेसिटर x डिस्टेंस पे जिसकी थिकनेस हो जाएगी dx, तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा DC, वो मैं कैसे लिख सकता हूं? दैट विल अगेन कैपेसिटेंस का ही फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू K। तो एप्सिलॉन नॉट तो ऐसे हो जाएगा। एरिया, इसका एरिया कितना यूज करेंगे? एरिया, अब देखें इसका जो एरिया है वो ये पूरा है,
ये इसका एरिया बोल सकते हैं इस तरीके से। ये जो कैपेसिटेंस है बीच में वो ये दो येलो लाइन के बीच में, तो इसका एरिया वही है जो इसका एरिया है, और वो है 5 × 5, तो यानी एरिया इज 25 अपॉन डी। डी इन दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वही डी होता है, दैट इज हाउ मच, डी एक्स इंटू के। के इस यहाँ का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कितना है, दैट इज 2x + 1 लाइक दिस। तो ये हमारा डीसी हो गया। अब क्योंकि ऐसे सारे कैपेसिटेंस सीरीज में, तो वी कैन राइट 1/C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/DC1 + 1/DC2 + 1/DC3 + डैश डैश। वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं जो हमने यहाँ पे किया था, बस यहाँ पे सिर्फ 3 ही टर्म्स ऐड करने थे, और यहाँ पे कितने टर्म्स करने हैं, ऐड इनफाइनाइट। तो ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करने का मतलब है कि विल डू इंटीग्रेशन ऑफ 1/DC। ध्यान दें यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 1/DC आ रहा है, क्यों? क्योंकि 1/C इक्विवेलेंट इज रिटन एज 1/DC1 + 1/DC2 + 1/DC3 एंड सो ऑन। तो सारे डीसीज का रेसिप्रोकल ऐड करना है, तो उसको ऐड करने के लिए एक डीसी का रेसिप्रोकल इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सम ऑफ 1/DC था यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/DC यूज करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/DC, यहाँ डीसी निकाल चुके हैं, तो 1/DC कितना आ जाएगा, दैट विल बी dx अपॉन 25 ε0 2x + 1। एंड व्हाट विल द लिमिट ऑफ x? यहाँ पे x कितना होगा, 0, और यहाँ पे x कितना है, वो d के बराबर होगा, दैट विल बी 2। हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, बट दैट विल नॉट बी माई आंसर। इसको इंटीग्रेट करके तो मेरे पास 1/C इक्विवेलेंट आएगा, फिर इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे, तो जो आएगा दैट विल बी माई आंसर। इसको इंटीग्रेट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे जिनमें हमने कैपेसिटर्स में डायलेक्ट्रिक्स डाले डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, और हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला। तो आप समझ गए होंगे, आई एम श्योर कि आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस। अब हम थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें डायलेक्ट्रिक का इन्वॉल्वमेंट होगा और सर्किट्स की नॉलेज भी यूज होगी, जो हमने पहले पढ़ा था। जैसे ये क्वेश्चन देखें, ये एक बड़ा स्टैंडर्ड सा ठीक ठाक सा क्वेश्चन है। इसमें एक सर्किट दिया हुआ है, ये कैपेसिटेंस 2 फैरेड, ये भी 2 फैरेड, एक बैटरी से कनेक्टेड है 10 वोल्ट की। अब क्या बोला जा रहा है इसमें, डाइलेक्ट्रिक K = 2 इज पुट इन कैपेसिटर C1। मतलब अभी इन दोनों के बीच में वैक्यूम है, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक पुट कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है। तो फाइंड करना है, दो चीजें पता करनी है इसमें। पहला, न्यू चार्ज ऑन बोथ द कैपेसिटर्स। तो जब हम इसमें डायलेक्ट्रिक पुट कर देंगे तब दोनों कैपेसिटर्स पे कितना चार्ज होगा ये पता करना है। सेकंड पार्ट में भी कुछ पता करना है, वो हम बाद में देख लेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सो ये जो सिचुएशन है ये इनिशियल सिचुएशन है। डायलेक्ट्रिक डालने के बाद क्या सर्किट है वो बना रहा हूं मैं। तो डायलेक्ट्रिक डालने के बाद का सर्किट रीड्रॉ कर रहे हैं अपन। तो ये जो बैटरी है वो 10 वोल्ट की हो गई। ये जो कैपेसिटर है वो 2 फैरेड का है। ये जो कैपेसिटर है इसको हमने डायलेक्ट्रिक से भर दिया है, डायलेक्ट्रिक से। So, पहले इसका कैपेसिटेंस 2 था, इसमें डायलेक्ट्रिक भरने के बाद इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, दैट विल बी K × C1। So, वो आ जाएगा हमारे पास 4, यानी इसका कैपेसिटेंस 4 फैरेड है। तो पहला जो पार्ट है क्वेश्चन का उसमें हमें यही करना है, न्यू चार्ज ऑन बोथ द कैपेसिटर्स। डायलेक्ट्रिक डालने के बाद इन कैपेसिटर्स पे कितना चार्ज होगा ये हमें पता करना है। तो क्या करें हम, अब मान लो कि इस पे चार्ज Q है तो इस पे कितना हो जाएगा, -Q। फिर इस पे Q तो इस पे भी -Q, क्योंकि दोनों सीरीज में है। तो दोनों पे चार्ज क्या होगा, सेम। ऐसा हम पहले देख चुके हैं। बट अब ये Q कैसे निकलेगा, तो Q निकालने के लिए आप लूप एनालिसिस का यूज कर सकते हो, नोडल भी यूज कर सकते हो। लेट्स यूज लूप एनालिसिस। तो पॉइंट ए से क्लॉकवाइज घूमते हुए लूप की इक्वेशन लिखते हैं। तो ए से जब मैं इधर जा रहा हूं तो पहले बैटरी मिली +10, फिर मैं आगे जा रहा हूं तो इस कैपेसिटर को क्रॉस करूंगा, तो -Q/C दैट इज 4। फिर इस कैपेसिटर को क्रॉस करूंगा तो -Q/2 विल बी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। ऐसा काम हम पहले भी कर चुके हैं बहुत बार। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यूल गेट 10 = 3Q/4। तो यहां से हमारे पास Q आ जाएगा 40/3, सो दैट इज 13.33 कूलम, लाइक दिस। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में यही था, न्यू चार्ज ऑन बोथ द कैपेसिटर्स। तो दोनों कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो Q है जिसकी वैल्यू इतनी है। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट पर अटैक करें। सेकेंड पार्ट में है चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी ऑन पुटिंग डाइलेक्ट्रिक। चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी ऑन पुटिंग डाइलेक्ट्रिक, मतलब जब हमने ये डाइलेक्ट्रिक डाला अंदर तो इस बैटरी से कुछ चार्ज का फ्लो हुआ। वो कितना चार्ज का फ्लो हुआ वही हमें बताना है।
देखो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद का सर्किट हमने बना लिया है। आफ्टर डाइलेक्ट्रिक इज पुट, आफ्टर, बिफोर का भी आप पहले सॉल्व कर लो, बिफोर कि डाइलेक्ट्रिक डालने के पहले क्या सिनेरियो था हमारे पास। तो डाइलेक्ट्रिक डालने के पहले का मैं सर्किट बना रहा हूं, तो ये डाइलेक्ट्रिक डालने के पहले का सर्किट है। ये कैपेसिटेंस 2 फैरेड और ये भी 2 फैरेड ही, क्योंकि अभी तो डाइलेक्ट्रिक है नहीं, और ये बैटरी 10 वोल्ट की। अब इस पे जो चार्ज है, सपोज कर लो वो Q1 है, तो इस पे माइनस Q1, तो इस पे Q1 और इस पे माइनस Q1 होगा, दोनों सीरीज में है तो सेम चार्ज होगा। अब ये Q1 निकालने के लिए आप लूप एनालिसिस लगा सकते हो, हालांकि इजियर तरीके से भी आ सकता है ये, बट सपोज हम तो लूप एनालिसिस से ही कर लेते हैं। तो ए पॉइंट से मैं लूप एनालिसिस लगा रहा हूं गोइंग क्लॉकवाइज, तो इक्वेशन बनेगी 10 फिर माइनस Q1 अपॉन 2, फिर माइनस Q1 अपॉन 2, तो इस कैपेसिटर को क्रॉस करूंगा इक्वल टू 0, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा Q1 इक्वल टू 10 कूलम, Q1 इक्वल टू 10 कूलम। तो आप देखें इसका मतलब ये हुआ कि पहले बिफोर इस प्लेट पे जो चार्ज था वो कितना था, 10 कूलम का था। बाद में इस प्लेट पे जो चार्ज आया वो कितना कूलम का आया, दैट इज 13.33 कूलम। पहले इस पे 10 कूलम का चार्ज था इस प्लेट पे, बाद में इस प्लेट पे 13.33 कूलम का चार्ज आ गया। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो बैटरी है उससे कितना चार्ज फ्लो है, दैट इज क्लियरली 13.33 माइनस 10, दैट इज 3.33 कूलम। इसका मतलब ये जो बैटरी है डायरेक्टली डालने पे उससे इतना चार्ज का फ्लो है, दैट इज द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है और पहले जो हमने सर्किट को एनालाइज करने की टेक्निक्स पढ़ी थी वो भी यूज हो रहा है। तो अगर आपको थोड़ा भी कम समझ में आया तो माय एडवाइस इज कि आप इसको दोबारा देखें। ओके, लेट्स डू दिस क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम से पूछा जाता है, हालांकि सिंपल है, आई एम श्योर आप समझ जाएंगे। ये कैपेसिटर है, उस पर कुछ चार्ज है, पहले अंदर वैक्यूम था, कुछ नहीं था बेसिकली, अब उसके अंदर एक डायरेक्ट्रिक डाल दिया गया है जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के, पहले वैक्यूम था अब उसके अंदर हमने डायरेक्ट्रिक डाल दिया है जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो बताना ये जो क्वांटिटीज यहाँ लिखी हुई है डायलेक्ट्रिक डालने पे ये क्वांटिटीज कैसे चेंज हुई या फिर चेंज नहीं हुई, ये मैं बताऊं कि ये क्वांटिटीज कैसे चेंज हुई। तो सबसे पहले सी की बात करते हैं। यहां पे अगर कैपेसिटेंस सी नॉट था, सी नॉट, अब जो कैपेसिटेंस है वो ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, हमने पहले पढ़ाई है कि डायलेक्ट्रिक अंदर डालने के बाद ये जो कैपेसिटेंस है दैट विल बी के टाइम्स सी। तो डायलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाए। लेट्स टॉक अबाउट चार्ज। पहले अगर कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज क्यू नॉट था तो अब कितना चार्ज होगा, वेरी सिंपल, अभी भी चार्ज क्यू नॉट ही होगा। क्यों, क्योंकि हमने डायलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है, तो उससे इस प्लेट के चार्ज को क्या लेना देना है, वो तो उतना ही रहेगा, उसको तो हमने टच किया ही नहीं है, तो इस कैपेसिटर के प्लेट पे उतना ही चार्ज रहेगा जितना पहले था। पोटेंशियल डिफरेंस, पहले इस कैपेसिटर के पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस था, अगर हम निकालें तो वी राइट वी नॉट इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी क्यू नॉट अपॉन सी नॉट। ये शुरू में पोटेंशियल डिफरेंस रहा, ये कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यूज किया हमने यहाँ V इक्वल टू क्यू अपॉन सी। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अब उसको हम कितना लिख सकते हैं, दैट विल बी V इक्वल टू न्यू क्यू दैट इज क्यू नॉट डिवाइड बाय न्यू सी दैट इज के टाइम्स सी नॉट। इसका मतलब ये जो न्यू पोटेंशियल आया है दैट इज यू कैन कंपेयर विद दिस V नॉट बाई के, V नॉट बाई के। अगर पहले पोटेंशियल V नॉट था तो अब V नॉट बाई के हो गया, कम हो गया। लेट्स टॉक अबाउट एनर्जी। तो इसमें पहले कितनी एनर्जी थी, अगर पहले की एनर्जी देखें तो दैट विल बी, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं चाहे तो हाफ क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी, एनर्जी का फॉर्मूला हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। इसमें अगर हम एनर्जी देखें तो दैट विल बी हाफ क्यू स्क्वायर, क्यू तो उतना ही है तो क्यू स्क्वायर उतना ही रह जाएगा, डिवाइड बाई सी। सी की जगह हम क्या लिखेंगे, के इंटू सी। इसका मतलब अब जो एनर्जी है वो इनिशियल एनर्जी डिवाइड बाई के होगी, इनिशियल एनर्जी डिवाइड बाई के। नाउ कमिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रही होगी, ये इनिशियल, दैट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है, हम पहले भी देख चुके हैं, ये आपको याद ही होना चाहिए। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो भी हमने देखा था, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू के, यानी इसको हम लिख सकते हैं E इनिशियल डिवाइड बाई के। ओके, नाउ लेट्स डू दी सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पहले पार्ट और सेकंड पार्ट में क्या अंतर है कि पहले पार्ट में बैटरी नहीं थी, दूसरे पार्ट में बैटरी कनेक्टेड है। तो ये कैपेसिटर था, उसके पास बैटरी कनेक्टेड थी। अब इस कैपेसिटर में अब हमने डायरेक्टली डाला, और जब डायरेक्टली डाला तो बैटरी भी है,
अब हमें बताना है कि ये जो क्वांटिटीज थी डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद वो कैसे चेंज होगी। तो मोरलेस यही क्वेश्चन है, बस बैटरी का डिफरेंस। आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है। टॉक अबाउट कैपेसिटेंस फर्स्ट। तो अगर पहले कैपेसिटेंस सी नॉट था तो अब कितना हो जाएगा, नाउ इट विल बी के टाइम्स सी नॉट। डायरेक्ट डालने पे कैपेसिटेंस जो है वो के टाइम्स बढ़ जाता है, सिंपल। नाउ चार्ज के पहले हम वी की बात करते हैं, थोड़ा समझने में आसानी होगी। वी की बात करें तो अगर इस बैटरी का पोटेंशियल वी नॉट है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले इसके क्रॉस, कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, वी नॉट। और अब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, क्योंकि अभी भी वही बैटरी कनेक्टेड है, तो अभी भी इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वी नॉट ही होगा, सिंपल। क्योंकि इसमें बैटरी कनेक्टेड है इसके क्रॉस, तो कुछ भी कर लें बट इस कैपेसिटर के क्रॉस हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी नॉट। जबकि पहले वाले केस में ऐसा नहीं था। आप देखें, पहले पोटेंशियल वी नॉट था और बाद में वी नॉट बाई के हो गया था, चेंज हो गया था। यहां पे चेंज होना पॉसिबल नहीं है बिकॉज अ बैटरी इज कनेक्टेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चार्ज। लेट्स टॉक अबाउट चार्ज। पहले सपोज करो इस पे चार्ज क्यू नॉट था, क्यू नॉट। तो पहले चार्ज अगर क्यू नॉट था तो उसको हम लिख सकते हैं सी नॉट इंटू वी नॉट, सी नॉट इंटू वी नॉट। बाद में इस पे जो चार्ज होगा, से उसको क्यू फाइनल बोलते हैं, तो इस पे जो फाइनली जो चार्ज होगा उसको हम बोल सकते हैं क्यू फाइनल, एंड दैट विल बी अगेन सी। अब जो सी लिखा जाएगा दैट विल बी के इंटू सी नॉट इंटू वी, वी पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वी नॉट, लाइक दिस। इसका मतलब अब जो फाइनल चार्ज है इस पे दैट इज के टाइम्स क्यू नॉट, के टाइम्स क्यू नॉट। प्लीज नोट, पहले चार्ज इस पे क्यू नॉट था और फाइनली जो इस पे चार्ज है वो के टाइम्स क्यू नॉट हो गया, चेंज हो गया, चेंज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब बैटरी कनेक्टेड नहीं होती है तो क्यू जो है वो सेम रहता है और पोटेंशियल जो है वो चेंज हो जाता है, पोटेंशियल चेंज हो जाता है। और जब बैटरी कनेक्टेड होती है तो वी सेम रहता है और क्यू जो है वो चेंज हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हालांकि बहुत सिंपल भी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला यहां पे हम यूज करेंगे हाफ सी नॉट इंटू वी नॉट स्क्वायर। देखें, यहां पे हमने ये फॉर्मूला यूज किया था एनर्जी का, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। और यहां पे भी हम वही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बट ये वाला यूज करना आसान होगा। क्यों? क्योंकि वी जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, तो आसानी से हम इसको डील कर पाएंगे। तो पहले एनर्जी थी दिस मच और अब एनर्जी कितनी होगी इसमें, नाउ दिस एनर्जी विल बी हाफ सी, सी की जगह पे आएगा के सी नॉट इंटू वी स्क्वायर, वी तो कांस्टेंट है तो वी नॉट स्क्वायर। इसका मतलब जो फाइनल एनर्जी है फाइनली दैट इज एनर्जी इनिशियल डिवाइडेड बाई, सॉरी थोड़ा गलत लिख दिया मैंने यहां पे, इट विल बी एनर्जी इनिशियल इंटू के, तो यहां पे आप देखें एनर्जी के टाइम्स कम हुई थी और यहां पे एनर्जी के टाइम्स बढ़ गई है, देयर इज अ डिफरेंस। नाउ लेट्स कम टू द फाइनल थिंग दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इनिशियली जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल, दैट कैन बी रिटन एज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसको हम लिख सकते हैं, सिग्मा को हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं क्यू नॉट बाय ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की जगह मैंने क्यू नॉट बाय ए लिख दिया, सही है। अब जो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको कैसे लिख सकते हैं, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू के, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू के, डाइलेक्ट्रिक है तो यहां क्या आएगा। नाउ यहां पे आप थोड़ा ध्यान दें, ये जो सिग्मा है और ये जो सिग्मा है वो दोनों अलग है। ये सिग्मा था क्यू नॉट अपॉन ए, इनिशियल सिग्मा। अब जो सिग्मा होगा अब वो क्या होगा, अब तो क्यू कुछ और है, दैट इज के टाइम्स क्यू नॉट। तो सिग्मा कैन बी रिटन एज के टाइम्स क्यू नॉट अपॉन ए, ये सिग्मा है, दिस इज सिग्मा, और बाकी जो बचा है दैट इज ई नॉट इंटू के, ऐसा आ जाएगा कुछ। अब यहां पे आप देखें ये के और के कैंसिल हो जाएगा तो विल गेट क्यू नॉट अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन। ये के और ये के जो है वो कैंसिल हो गया, लाइक दिस। तो देखिए जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थी इनिशियल, वही फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मतलब फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। जबकि यहां पे ऐसा नहीं था, यहां पे फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो के टाइम्स कम आई थी, तो यहां पे फाइनल और इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप इसको कई बार देखें, ये बिल्कुल सेट होना चाहिए आपके दिमाग में, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।